दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 18वीं लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है और ये देश जिस तरफ जा रहा है उस तरफ क्या एक ऐसी सरकार आपको देखने को मिलने जा रही है जिस सरकार का दर्शन आपने 10 साल से किया नहीं है। 10 साल से आपने व्यक्ति पूजा का एक ऐसा दौर देखा, एक ऐसे लोकतंत्र को देखा जिसमें व्यक्ति को भी लोकतंत्र से, संविधान से ऊपर बताकर दिखाने की कोशिशें हुई। लेकिन क्या उस दौर पर अब विराम लगने जा रहा है? 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उनमें से 5 चरणों में कुल 543 में से 428 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं। और अब तक जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो आगाज इन चुनाव का हुआ, वो किस अंजाम की तरफ जा रहा है, दरअसल लोकतंत्र के लिए इससे बेहतर सुखद आश्चर्य नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की जनता, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के दौर में सरकारों को देखने के लिए 25 सालों से आदी हो चुके मतदाता क्या पुनः उसी तरफ जा रहे हैं? लक्षण वही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न तो एनडीए और न ही इंडिया, इन दोनों में से कोई 272 के आंकड़े को छूता हुआ नहीं दिख रहा। इंडिया गठबंधन में कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन यह बात तय है कि चुनाव के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी के पाले में एनडीए की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन में कुछ दल हैं जिनका पलटी मारने का रिकॉर्ड इस देश में सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है पलटी मारने का। उनसे बेहतर पलटी शायद ही किसी ने मारी होगी। 2 राजनीतिक दल है और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ना तो इंडिया में है ना ही एनडीए में है। ना उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के व्यक्तित्व में कोई करिश्मा दिखाई देता है और ना ही चुनाव के पहले उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में कोई उम्मीद दिखाई देती है। चुनाव के बाद वो फैसले लेते हैं, मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं, और जब भी मुद्दा आधारित समर्थन की जरूरत पड़ती है तब वो अपने हिसाब से, अपने राज्य के राजनीतिक हितों के हिसाब से और इन सब से आगे बढ़कर अपने वोटर्स के मिजाज के हिसाब से फैसला लेते हैं कौन सी राजनीति उन्हें ज्यादा सूट करती है। मैंने आपको बताया 272 का आंकड़ा सपना होने जा रहा है एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी। कोई चमत्कार ही होगा जब इन दोनों में से कोई 272 के आंकड़े को छू पाएगा। लेकिन यह बात भी करीब करीब तय है कि जनता का जो मिजाज दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल 2019 में था उसमें गिरावट तो है। जो नरेंद्र मोदी फैक्टर 2014-19 में दिखा था वो फैक्टर अब दिख तो नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस चुनाव में एक मुद्दा जरूर है, कईयों के लिए सकारात्मक रूप से तो कईयों के लिए नकारात्मक रूप से। बावजूद इसके चुनाव को नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घुमाने की जो कोशिशें थी वो कोशिशें अब नाकाम हो गई और मुद्दा आधारित चुनाव हो गया। कितने मुद्दे, जहां जाए वही एक मुद्दा। किसानों के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करना भी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में मुद्दा रहा। कावेरी जल का बंटवारा भी एक मुद्दा रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक मुद्दा रहा। और इन सब से आगे बढ़कर अग्निवीर की भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, स्वामीनाथन फॉर्मूला भी एक मुद्दा है, सरकारी वैकेंसियां निकलना भी एक मुद्दा है। कहने का मतलब यह है कि मुद्दों की कमी नहीं है। जाति जनगणना भी एक मुद्दा है तो ओबीसी चेतना भी एक मुद्दा है, दलित चेतना भी एक मुद्दा है तो बेरोजगार कॉन्शसनेस यानी बेरोजगारों की चेतना भी एक मुद्दा है। तो इतने सारे मुद्दों के बीच कौन पूछता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, किसे मतलब है कि राहुल गांधी कौन है? जनता को मुद्दों से मतलब है। और जब मुद्दा आधारित चुनाव हो ही गया, जेपी नड्डा के शब्दों में देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, देवताओं के देवता जेपी नड्डा ने ही कहा था और अब तो वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस से भी बड़ी उनकी पार्टी हो गई है, तो आरएसएस की भी जरूरत अब उनको नहीं रही। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जरूरत किसकी है? अब यही कहना बाकी रह गया है, जेपी नड्डा कहे या कोई और नेता कहे, 4 जून के पहले कहे या 4 जून के बाद कहे, कल को कोई यह भी कहता हुआ दिखाई दे सकता है कि नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं रह गई है। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है 4 जून को दिखेगा। कुछ कह रहे हैं कि अभी जरूरत है नरेंद्र मोदी की।
और कुछ दिनों के बाद कहीं कोई ये ना कोई बड़बोला नेता या बड़बोला प्रवक्ता कह दे कि मतदाताओं की भी जरूरत नहीं रह गई है। ये देश ऐसे दौर में खड़ा हो गया है। लेकिन जिस दौर में देश खड़ा हो गया है, उस दौर में चार पार्टियों के हाथ में अगर कमान जाती हुई दिखे कि वो जिधर झुकेंगे वही सत्ता में आएगा, तो तय मानिए कि तानाशाही वाली सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगी, डिक्टेटरशिप वाली रिजीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या उन चार दलों और चार नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से इस देश की जनता ने अगला 5 साल तय करने का ऐसा लगता है कि मूड बना लिया है, उस मूड के बीच क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम की वापसी होने जा रही है? ये 4 जून के बाद पता चलेगा। 4 जून के बाद यह भी पता चलेगा जाति जनगणना होगी कि नहीं, नीति आयोग फिर से योजना आयोग बनेगा कि नहीं बनेगा, सब कुछ पता चलेगा 4 जून के बाद। और 30 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो 15 अगस्त के पहले की वैकेंसी निकल जाएगी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो 15 अगस्त के पहले शुरू होगी या नहीं होगी, सब कुछ पता चल जाएगा। ओपीएस का मामला भी पता चल जाएगा, अग्निवीर का मामला भी पता चल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो पता चलना है वही नहीं पता चल रहा है। आमतौर पर चुनाव में एक ट्रेंड दिखता है, और वो ट्रेंड दिखता है पहले चरण से शुरू होकर आखिरी चरण तक। लेकिन ये चुनाव तो पल पल बदल रहा है, इलाके और मुद्दे के साथ बदल रहा है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? धोखा, धोखा और सिर्फ धोखा, और उस धोखे का राजनीतिक प्रतिशोध। यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में सांप्रदायिक राजनीति की जगह मुद्दा आधारित राजनीति और जातीय राजनीति की वापसी। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में नीतीश कुमार का थका हुआ नेतृत्व और नरेंद्र मोदी का बुझा हुआ चेहरा, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का चमकता हुआ हेलीकॉप्टर में मछली खाता हुआ चेहरा। सब कुछ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या लेफ्ट सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस हो, इंडिया अलायंस के 2 पार्ट टकरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर तीसरे नंबर पर खिसकती दिख रही है। इसलिए मैंने कहा 4 खिलाड़ी सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा अब से 15 दिनों के बाद तय करते हुए दिखेंगे, या 12-13 दिनों के बाद। 4 जून की दोपहर के बाद इनकी अहमियत आपको पता चल जाएगी। और इन 4 चेहरों की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 40 से 50 एमपी कंट्रोल करने की ताकत इनके पास जनता देने जा रही है। यह बात करीब करीब तय हो चुकी है। और यही 40-50 एमपी का ब्लॉक जिधर झुकेगा सरकार उधर बनेगी। पहला नाम नवीन पटनायक, 2014 में 20 सीटें लेकर दिल्ली पहुंचे थे, और 2019 में 12 सीटें लेकर दिल्ली पहुंचे। 8 का नुकसान हुआ। लेकिन अब संबित पात्रा ने फिर इनकी सीटें बढ़ने की गुंजाइश बढ़ा दी है। संबित पात्रा ने तो उड़ीसा के लोगों के लिए, और उड़ीसा ही नहीं पूरे देश के लिए आराध्य, बेहद श्रद्धा के साथ देखे जाने वाले भगवान जगन्नाथ को भी मोदी भक्त बता दिया है। आप सोच सकते हैं कि सत्ता का गुरूर कितना खतरनाक होता है, और सत्ता का गुरूर स्थापित मान्यताओं से उलट जाकर लोगों की आस्था पर प्रहार करने की हद तक चला जाता है। तो उड़ीसा की जनता, धर्मपरायण जनता, सांप्रदायिकता की से दूर रहने वाली जनता, लेकिन धर्मपरायण जनता, धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर होता है। तो धर्मपरायण जनता के ऊपर क्या बीत रही होगी संबित पात्रा के बयान को सुनकर। यही संबित पात्रा है जो एक टीवी डिबेट में कन्हैया कुमार के साथ बैठकर मोदी जी देश के बाप हैं यहां तक कहने तक चले गए थे। तब संबित पात्रा ने जवाब दिया था कि आपके बाप हो सकते हैं, देश के बाप नहीं है। लेकिन अब मामला उससे कहीं आगे जा रहा है। अब तो मामला भगवान जगन्नाथ तक भी उन्होंने पहुंचा दिया। नवीन बाबू की वापसी की संभावना जो पहले से थी उसे अब कई गुना बढ़ा दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। पहला मैंने आपको बताया नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, और दूसरा वाईएसआरसीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी। उनके हाथ में भी कुछ सांसद होंगे। पिछली बार तो 22 सांसद थे। हो सकता है कि इस बार कुछ कम हो, लेकिन होंगे जरूर। और उन्हीं के राज्य से फिलहाल एनडीए में दिख रहे चंद्रबाबू नायडू भी। चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने के खेल में नीतीश कुमार से 2 कदम आगे ही दिखते हैं, पीछे नहीं दिखते।
संयुक्त मोर्चा के संयोजक रहते हुए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ लोकसभा अध्यक्ष पद पर उन्होंने राजनीतिक सौदेबाजी कर ली थी और उनकी पार्टी के नेता जीएमसी बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। बदले में उन्होंने समर्थन दिया वाजपेयी जी को। नरेंद्र मोदी के साथ 2014 का चुनाव लड़े और उसी लोकसभा में 2018 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई उनकी पार्टी। ये चंद्रबाबू नायडू का इतिहास है, सभी जानते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ईडी से भी सभी परेशान रहे हैं, सीबीआई से भी परेशान रहे हैं, तमाम जांच एजेंसियों से, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, सब परेशान रहे हैं। अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि जिधर चंद्रबाबू जाएंगे उधर जगन मोहन नहीं जा सकते। जी नहीं, राज्य की राजनीति नहीं है, केंद्र की राजनीति है। और एक दौर में यह भी देखा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को, खासकर 2001 से 2003 के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों समर्थन कर रहे थे। ठीक इसी तरह से आप देखें, यूपीए की सरकार को लेफ्ट फ्रंट और ममता बनर्जी दोनों समर्थन कर रही थी। एक दौर ऐसा भी था। तो राज्य की राजनीति का मतलब यह नहीं है कि वो दिल्ली उठकर आ जाएगी। और दिल्ली में कौन किसको समर्थन करता है, कोई अंदर से करे, कोई बाहर से करे, या दोनों बाहर से करे, यह संभव है। लेकिन 25 सीटों में, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और 25 में 22-23 सीटें यही दोनों पार्टियां मिलकर जीतेंगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। कम से कम 20 से ऊपर तो हर हाल में जीतेंगी, यह बात करीब करीब तय है। लेकिन इन दोनों पार्टियों का, खासकर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो कागज पर ही सही वो एनडीए में जरूर है, लेकिन अगर उनको राज्य में बहुमत मिलता है तो यकीन मानिए राज्य में उन्हें बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए, वो स्वतंत्र है सीबीआई ईडी के सहारे लोकतंत्र का गला घोटने वाली कवायद को नेस्तनाबूद करने वाले फैसले लेने के लिए, और वो स्वतंत्र है इस देश में वो क्रेडिट लेने के लिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाने में कौन सबसे आगे बढ़कर पहल करता है। ये क्रेडिट लेने से भी चंद्रबाबू नायडू शायद पीछे ना हटे। हिंदुस्तान में क्रेडिट लेने का जमाना है, काम किसी और का, फीता काट कर क्रेडिट कोई और लेता है। ऐसे में भला नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को मुक्ति दिलाने की कवायद में कौन क्रेडिट नहीं लेना चाहेगा? कौन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखवाना नहीं चाहेगा कि सीबीआई और ईडी के सहारे लोकतंत्र को जांच तंत्र में तब्दील कर देने वाली सरकार से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाई? भला इस मुहिम में कौन अपना नाम लिखवाने से पीछे हटेगा? मौका तो आने दीजिए। चौथा नाम, सबको आश्चर्य होगा, चौथा नाम अभी एनडीए के साथ है। 4000 एमपी दिल्ली भेज रहे हैं, 1-2 नहीं, 4000 सांसद दिल्ली भेज रहे हैं। और 4000 सांसद जो दिल्ली भेज रहे हैं, वो 4000 कौन है, कहां से आते हैं? पड़ोसी देश के लोग, लोकतंत्र जहां भी है पड़ोसी देशों में, वो सब अपने सांसदों को लेकर डर गए होंगे कि पता नहीं यहां से उठा के न लेके चले जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक कलाबाजियां खेलने में, भारत खुद पलटी मारने और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को पलटी मरवाने के लिए मजबूर करने में और अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक खेल खेलने में, पूरे बिहार में हर राजनीतिक दल को पलटी मारने पर विवश करने में उनका कोई जवाब नहीं है। यह वही नीतीश कुमार है जो 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में होते तो एनडीए के साथ है। उनकी पार्टी के पास, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के पास एनडीए का संयोजक पद होता है, लेकिन एनडीए के कैंडिडेट पीए संगमा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन न देकर यूपीए के कैंडिडेट प्रणब मुखर्जी का समर्थन करते हैं। यह वही है नीतीश कुमार। तो आज की तारीख में उनकी सियासत का चाल चरित्र और चेहरा किस दिशा में जाएगा, और खासकर तब जब वो एक दौर में कुछ ही दिन पहले ये कहते हुए देखे गए, कुछ महीनों पहले की बात है, कि 100 सीटें भी नहीं आएंगी, जो लोग 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। तो क्या इस बयान को एक बार फिर नए कलेवर के साथ 4 जून की दोपहर बाद से वो सामने लेकर आएंगे? हालात देखिए, सियासत को देखिए, और इन सब को देखने के क्रम में एक बात साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस पार्टी 100 के करीब पहुंच रही है।
भारतीय जनता पार्टी नीचे आ रही है। कांग्रेस और भाजपा की कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो पिछले 4 लोकसभा चुनाव से देखे तो 283 से 355 के बीच में झूलती रही है। और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़ी है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल आगे बढ़े हैं, जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय ताकतों की क्षमता में वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि 300 से 310 सीटों पर ही कांग्रेस भाजपा की कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। आप हमारी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो भी बनाया है। तो इस हालात में जब कांग्रेस 100 के करीब जा रही है और कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति 300 से 310 के बीच में दोनों को मिलाकर सिमटने की स्थिति है, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी भी 200 से कुछ ही ऊपर या कुछ ही नीचे रुकेगी। तो इस हालात में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, कितनी सीटें जोड़ देंगे? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, उनकी पार्टी डीएमके, ममता बनर्जी, सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, ये सब मिलकर कितनी सीटें जोड़ देंगे कांग्रेस के साथ? बहुत से बहुत 150 सीटें जोड़ देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, माइनस नीतीश कुमार और माइनस चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को माइनस करके मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो इन दोनों को छोड़कर जो एनडीए है उसमें चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, उनके साथ साथ आप जोड़कर देखें निफियो रियो पूर्वोत्तर में, और इसके साथ साथ एक आध सीटों वाले जो अलायंस पार्टनर है अजीत पवार की पार्टी, क्या ये सब मिलकर आधा दर्जन सीटें भी जोड़ पाएंगे? आधा दर्जन भी जोड़ दिए, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, निफियो रियो या एक आध जो और छोटे दल है, ये सब मिलकर अगर एनडीए में आधा दर्जन सीटें भी जोड़ पाए तो ये चमत्कार से कम नहीं है। जो कुछ भी करना है बीजेपी को करना है। तो एक बार फिर हालात कैसे उत्पन्न होते हैं? हालात वही उत्पन्न होते हैं कि एक सरकार बनेगी जिसका एक प्रधानमंत्री होगा और एक गठबंधन बनेगा जिसका एक संयोजक होगा, यानी सरकार के साथ साथ एक और सरकार होगी और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा। और उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 6 पे कमीशन जैसे 8वें वेतन आयोग की एक उम्मीद होगी कि उसमें सरकारी कर्मचारियों को बहुत कुछ मिलेगा। 30 लाख रोजगार के लिए राहुल गांधी पर दबाव बनाने की रणनीति होगी। और उसके साथ साथ और क्या होगा? क्योंकि प्रो पीपल काम होगा तो किसानों की एमएसपी गारंटी भी मिल सकती है, वो भी मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की भी वापसी हो सकती है। कई कांग्रेस और विपक्षी सरकारों ने ये वापसी का काम किया है। यानी जनता के हित में वैसे ही फैसले होंगे जैसे 1989 से 2014 के बीच के 25 सालों में आपने मंडलीकरण भी देखा तो भूमंडलीकरण भी देखा, छठा वेतन आयोग भी देखा तो मनरेगा भी देखा, और इन सब के साथ साथ फसल बीमा योजना भी देखी तो भारत निर्माण की पूरा खाका भी देखा, राइट टू इंफॉर्मेशन भी देखा तो राइट टू एजुकेशन भी देखा। ये सब कब आपने देखा? तभी देखा जब इस देश में एक दलीय व्यवस्था नहीं, बहुदलीय व्यवस्था थी। मल्टी पार्टी कोalition, बहुदलीय गठबंधन की सरकारों का दौर था। और उस सरकार के दौर में सबने अपने विवादास्पद एजेंडे को किनारे लगाया, ठंडे बस्ते में डाला। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी उसमें 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ सरकार में थी। 4 लेन हाईवे भी देखा आपने तो ग्राम सड़क योजना भी देखी। सरकार किसी की भी रही हो, प्रधानमंत्री के पद पर चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो या चंद्रशेखर रहे हो या नरसिम्हा राव रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल या मनमोहन सिंह रहे हो, चेहरे बदलते गए लेकिन प्रो पीपल, जनता के हित में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर होने वाला एजेंडा नहीं बदला। एजेंडा इसलिए नहीं बदला क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। दाएं बाएं करने का स्कोप नहीं था। दाएं बाएं करने पर सरकार गिरने का खतरा था और सरकार गिराने की कवायद कई बार कामयाब हुई तो कई बार नाकामयाब भी हुई, लेकिन सरकार रही या गिरी, जनता के हित में काम नहीं रुका। मैंने बताया 5वां और छठा वेतन आयोग भी उसी दौर में आया, मंडल आयोग की सिफारिशें भी उसी दौर में लागू हुई, टीएन सेशन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी उसी दौर में मिले, पंजाब की घटनाएं भी, पंजाब का चरमपंथ भी उसी दौर में शांत हुआ, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भी उसी दौर में हुई
और भारत निर्माण से लेकर मनरेगा और तमाम चीजें भी उसी दौर में देखने को मिली। तो देखते जाइए उस दौर की वापसी, और उस वापसी में इन चार पार्टियों की भूमिका, सरकार के अंदर जो दबाव समूह, जो राजनीति शास्त्र की किताबों में अक्सर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताबों में 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो सरकार की नीतियों को प्रो पीपल यानी जनता के हित में बनवाने की कुवत रखती है, उस दौर की वापसी में चार पार्टियां और इनके संभावित 40-50 एमपी बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। 272 का आंकड़ा मैं फिर कह रहा हूं, कोई छूने नहीं जा रहा। कम से कम 428 सीटों के हालात तो यही कहते हैं। अब आखिरी 115 सीटों में कोई चमत्कार हो जाए और किसी तानाशाही मॉडल वाली सरकार को जनता फिर से मौका दे दे, हृदय परिवर्तन हो जाए जनता का, तो वो बात अलग है। लेकिन आमतौर पर कोई भी तानाशाही मॉडल वाली सरकार चाहता नहीं। तो देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।